ओके, सो आज के टॉपिक में जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि किस तरह से हमारे बच्चों की बुद्धि प्रतिभा को या फिर जीनियस माइंड को, साइंटिस्ट माइंड को, क्रिएटिव माइंडसेट को कैसे तैयार करें, कैसे उसे बाहर निकालें। मैं ये कह रहा हूं तैयार करें ये थोड़ा गलत होगा, कैसे उसे बाहर निकाले, मीन्स कैसे वो जीनियसनेस बाहर निकल, वो है बाहर निकालने का तरीका किस तरह से उन्हें उस दिशा में आगे लेके जाए। ये समझने के पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हम समझेंगे, ब्रेन का फंक्शन समझेंगे, क्या है एग्जैक्टली ब्रेन कैसे काम करता है इसको थोड़ा समझेंगे। फिर उसके बाद अभी तक कुछ जीनियस बच्चों के बारे में मैं बात करूंगा, फिर हमारे सिस्टम के बारे में बात करूंगा, और फिर हम बात करेंगे कौन से तरीके हैं, कौन से स्टेप्स हैं, जिसमें से 2 स्टेप्स आज हम लेंगे, 2 तरीके आज हम सीखेंगे, 2 तरीके हम नेक्स्ट सैटरडे को सीखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं फिजिकल मसल्स के बारे में। आप सब लोग जानते हैं जैसे बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो वो चलता है, दौड़ता है, खाता है, खेलता है, इन सब में हमारे शरीर की मसल्स काम करती है, राइट ना। मैं अपने हाथों को ऐसे हिला रहा हूं तो मेरे मसल्स काम करते हैं, मैं कुछ पकड़ रहा हूं तो मेरे मसल्स काम करते हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पेन लेता हूं, और बच्चों को हम लिखना सिखाते हैं, पहले स्लेट पे लिखना सिखाते हैं, उसके बाद नोटबुक पे लिखना सिखाते हैं, तो वो एक तरह से पेन पकड़ता है, फिर वो मसल्स काम करना शुरू करते हैं। तो जिस किसी भी मसल्स को हम ट्रेन करते जाते हैं वो मसल ट्रेन होते जाता है, ट्रेन होते जाता है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में या फिर फुटबॉल में जो लोग खेलते हैं तो उनका मसल्स का इतना ट्रेनिंग होता है कि वो उस तरह से परफेक्ट फील्डर, हम जिसे कहते हैं, वो जॉन्टी रोड्स थे ना साउथ अफ्रीका के, वो मानना जाता था कि वो इतने स्फूर्तिले थे कि वो बॉल का अंदाज लगा लेते थे और फटाफट फटाफट उस हिसाब से वो बॉल को पकड़ लेते थे। तो ये एक फिजिकल ट्रेनिंग होता है। तो हम शारीरिक जो मसल्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं और वो मसल्स अपने आप ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं और वो बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं। इसको हम माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन कहते हैं, राइट ना। तो मुझे कुछ उठाना है, समझो 10 किलो का वजन उठाना है, तो मैं उठाता हूँ, छोड़ता हूँ, फिर उठाता हूँ, छोड़ता हूँ, फिर 20 किलो का उठाता हूँ, 30 किलो का उठाता हूँ, फिर 40, 50, 100। इस तरह से मेरा मसल्स ट्रेन होता है ना, मेरे शरीर का जो मसल्स ट्रेन होता है। लेकिन ये हो गए शारीरिक मसल्स। मैं ये कहता हूं ब्रेन के भी तो मसल्स होते हैं। शारीरिक मसल्स शायद हमें दिखते हैं, मैं जानता हूं ये ट्राइसेप्स है, ये बाइसेप्स है, ये कंधों के मसल्स हैं, ये बैक मसल्स हैं, ये सब मैं जानता हूं दिखने वाले मसल्स हैं। लेकिन ना दिखने वाले भी तो मसल्स हैं जो ब्रेन के मसल्स कहते हैं। ब्रेन के मसल्स को कैसे ट्रेन किया जाए इसके बारे में थोड़ा सा हम आज चर्चा करेंगे। वो 4 तरीके मैं बताऊंगा आपको जिससे हम ब्रेन के मसल्स को ट्रेन करते हैं। उसके भी पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि हमारा ब्रेन एक्चुअली काम कैसे करता है। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर आगे और बहुत कुछ समझ में आ सकता है। तो काम करना, मसल ब्रेन का काम करना एक्चुअली 3 स्टेज में काम होता है। पहला स्टेज होता है इनपुट, दूसरा स्टेज होता है स्टोरेज, और तीसरा स्टेज होता है आउटपुट। इनपुट लिया, स्टोर किया, आउटपुट दिया। तो इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज, ये 3 स्टेज में हमारा ब्रेन काम करता है। तो इनपुट क्या है, हमें हमारे ब्रेन को इनपुट देने के लिए क्या साधन है। एनीबॉडी कैन टाइप, हमारे ब्रेन को इनपुट कहां से आता है। आप टाइप करके मुझे बता सकते हैं, आपका माइक ऑन नहीं होगा, टाइप करके आप मुझे बता सकते हैं ब्रेन का इनपुट कहां से आता है। टाइप करें। ब्रेन इज ऑल्सो प्रोसेस बिफोर स्टोरेज। सेंस, राइट। हमारे ब्रेन का इनपुट जो आता है वो हमारे सेंसेस से आता है, राइट। हमारे सेंसेस जो है, जैसे आप यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं तो आपके रूम का टेम्परेचर क्या है, बाहर से क्या आवाजें आ रही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आप सुन रहे हैं, साथ साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ये सारी ब्रेन को क्या मिल रही है,
इंफॉर्मेशन 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 इंफॉर्मेशन। तो ब्रेन को सारी इंफॉर्मेशन मिलती है 5 सेंसेस से, ऑडियो, विजुअल, टेस्ट, स्मेल एंड टच। ये जो हमारे 5 सेंसेस है, यहां से हमारा ब्रेन क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेता है। ये हमारा इनपुट सिस्टम है। हमारे ब्रेन को, अगर हमारे पास कोई सेंसेस नहीं है तो हमें कभी भी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, इनपुट कट हो जाएगा, राइट। सो इनपुट का हमारा साधन है हमारे सेंसेस है। तो इनपुट हो गया, फिर आता है स्टोरेज। स्टोरेज में बहुत सारी स्टेप्स हैं, लेकिन मैं वो वर्किंग डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर आपको बता रहा हूं। स्टोरेज में वर्किंग मेमोरी होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। वर्किंग मेमोरी वो शॉर्ट टर्म होती है, मतलब आप किसी भी काम के ऊपर अभी काम कर रहे हैं या वहां पे है, तो जो भी इनपुट्स आते हैं जो उसके रिलेटेड है, जिसके ऊपर आप अटेंशन देंगे, जो आप उसके ऊपर काम के लिए आपको लगेंगे, वो सारे इनपुट्स पे वो काम करेगा और उसको स्टोर करेगा। ये टेम्पररी मेमोरी के रूप में माना जाता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, राइट। सो ये हो गया स्टोरेज, स्टोरेज प्रोसेस का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। वर्किंग मेमोरी के बाद आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है, जो वर्किंग मेमोरी में जो चीजें बार बार होती है वो धीरे 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 लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने लगती है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट होने लगती है। वहां पे हमारा न्यूरल पाथवे तैयार होता है। किसी भी चीज को हम बार बार करते हैं तो वो एक न्यूरल पाथवे की तरह हमारा ब्रेन जो है उसके साथ सिस्टम बना लेता है। मैं आपको बताऊंगा, ये समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो पहला हो गया इनपुट। दूसरा, ब्रेन के बहुत सारे स्टेप्स हैं अंदर के, फंक्शनिंग के, स्टोरेज के, वर्किंग के। उसमें 2 मेजर स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, जो वर्किंग मेमोरी होती है और एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब तीसरा पार्ट है आउटपुट। आउटपुट पार्ट, आउटपुट पार्ट में क्या होता है, इनपुट पार्ट से जो मिला फिर वर्किंग मेमोरी में उसका इस्तेमाल हुआ, वहां से जिस दिशा में हमारा अटेंशन है, वर्किंग मेमोरी से जिस दिशा में हमारा अटेंशन है, वो अटेंशन स्पैन जो होता है वो जिस दिशा में ज्यादा है, जो ज्यादा बार बार मिलता है, उसे हम हमारे लॉन्ग टर्म सिस्टम में डालते रहते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते जाते रहते हैं। स्टोरेज सिस्टम में बहुत सारी बातें प्रोसेस होती हैं और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती रहती है। ये हमारे ब्रेन की सिस्टम है। फिर आउटपुट में क्या आता है, आउटपुट में ब्रेन क्या करता है, जो बार बार लॉन्ग टर्म में आया हुआ है उसे नई चीज जो आती है उसके साथ मिलाता है। एक बार मिला लेता है, फिर वही सिस्टम है तो आउटपुट वही देता है। मतलब जैसा इनपुट आता है आउटपुट देने, नया नया जितना भी आएगा वो न्यूरल पैटर्न। जैसे समझो एक बास्केटबॉल प्लेयर है और वो आगे बास्केटबॉल का नेट है और ये यहाँ से बॉल फेंक रहा है। तो ये पहली बार फेंकता है, वो कहीं और जाके लगता है, दूसरी बार फेंकता है, तीसरी बार फेंकता है, वो प्रैक्टिस करता है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जब वो बॉल हाथ में पकड़ता है और फेंकता है तो वर्किंग मेमोरी एक्टिवेट होती है। तो वर्किंग मेमोरी एक्टिवेट होती है, वो कहीं और फेंकता है, फिर वो प्रैक्टिस करता है। तो धीरे 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 उस वर्किंग मेमोरी, उसका जो फेंकने का जो मसल कहाँ कैसे रखना है, क्या रखना है, ये जो सिस्टम है हमारे इसमें अंदर ब्रेन में प्रोसेस होते रहता है। और वो जितनी बार बॉल फेंकेगा एवरी टाइम वो प्रोसेस होता रहेगा, प्रोसेस होता रहेगा। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में धीरे धीरे जाएगा और वहां पे एक न्यूरल पाथवे बनेगा, जिससे फिर वो धीरे धीरे इतना फ्लुएंट हो जाता है फेंकने में कि ऐसे फेंक देता है वो चला जाता है, फेंक देता है चला जाता है। सो ये धीरे इस तरह से हमारा ब्रेन, इसलिए नहीं जा रहा हूं कि ये मेरा आज का टॉपिक नहीं है। अगर इसके डिटेल में आपको जाना है तो मेरे यूट्यूब पे और एक और वीडियो है एवरीथिंग इन पेरेंटिंग के शुरू के, जिसमें मैंने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और ब्रेन फंक्शनिंग के बारे में डिटेल में जानकारी दी है, डिटेल में हमने उसके ऊपर बातें की है। तो इसलिए यहाँ डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको ये समझने के पहले थोड़ा बहुत बेसिक मालूम चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनपुट हो गया, स्टोरेज हो गया, आउटपुट हो गया। आउटपुट बार बार जैसे हम किसी चीज को बार बार कर रहे हैं तो वो हमारी बनती है वर्किंग मेमोरी, सॉरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब एक बात को यहां से थोड़ा सा हम समझेंगे, मैं ये सब क्यों समझा रहा हूं कि एक बात और समझेंगे, हमारे ब्रेन का भी ब्रेन होता है।
इस बात को समझिए थोड़ा सा, ब्रेन का भी ब्रेन होता है। तो ब्रेन का जो ब्रेन होता है उसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहेंगे, या फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज कहेंगे, डिसीजन मेकिंग कहेंगे, प्लानिंग कहेंगे। ये जो क्या कहते हैं ना, वो जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, इन सब फंक्शन का जो बॉस होता है वो जजमेंट लेता है, डिसीजन लेता है, उसको मैं कहूंगा ब्रेन का भी ब्रेन। तो हमारा ब्रेन डिसीजन किस आधार पे लेता है, तो ये बार 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 लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है उसके आधार पे, वो सारे अनुभव के आधार पे वो एक डिसीजन, एक कंक्लूजन निकालता रहता है और उसका ब्रेन के ऊपर बॉसिंग करता है और वो आगे बढ़ता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस तरह से काम करता है। मैं जब यहां कह रहा हूं हाउ टू टैप वो बुद्धि प्रतिभा या फिर जीनियसनेस, वो जीनियस कैसे बाहर निकाले, तो मैं यहां इस चीज की बात कर रहा हूं कि हमारे ब्रेन का जो ब्रेन है वो एक्टिवेट कैसे हो, वो सक्रिय कैसे हो, वो डिसीजन लेने में, कॉग्निटिव एबिलिटीज में, प्लानिंग में, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में वो किस तरह से सक्रिय होके हिस्सा ले और फिर जो जीनियस बाहर निकलेगा। मतलब हमारे ब्रेन की जो बिना सोचे सोचने की जो अंदर की ऑटोमेटिक क्षमता है उसको कैसे टैप करें, इसके बारे में बात कर, उसी को जीनियस कहेंगे हम, उसी को हम कहेंगे वो बुद्धि प्रतिभा। अदरवाइज बाकी चीजें तो हम कर ही रहे हैं ना, रोज रोज हम जो काम करते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, वही आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ओके नो प्रॉब्लम, वही सेम है, ओके नो प्रॉब्लम, एग्जीक्यूट कर दो। लेकिन जो भी हमारे पास मटेरियल है अंदर, उसके आधार पे डिसीजन लेने की क्षमता जो होती है उसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का वो हिस्सा इससे अच्छी तरह से संभालता है। उसको डेवलप करना यानी जीनियस बाहर निकालना, उसको डेवलप करना यानी बुद्धि प्रतिभा को निखारना। ओके, तो बहुत सारे जीनियस लोग हैं, जीनियस बच्चे हैं। मैं कुछ बच्चों की बात करूंगा। प्रियांशु सोमानी है, 6 साल के हैं, एबैकस 6 साल से एबैकस सीखा, 11 साल के होते होते एबैकस में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। अकृत जायसवाल है, 7 साल के, भारत के सबसे यंगेस्ट सर्जन हैं। वो 7 साल के थे तभी उन्होंने स्किन सर्जरी की। 12 साल के सबसे यंगेस्ट वो यूनिवर्सिटी में गए। सबसे यंगेस्ट बच्चा जो 12 साल का यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और 17 साल के थे तब तक उन्हें मास्टर डिग्री मिल गई। 17 साल के हमारे बच्चे शायद 12th में रहते, वो मास्टर डिग्री कर दिए। विराट कोहली आप जानते हैं, उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वो 3 साल के थे तब से बैटिंग कर रहे हैं, तब से बल्ला घुमा रहे हैं, तब से वो उसी में है, राइट। लता मंगेशकर 3 साल की थी तब से गाना सीखा, 5 साल की थी तब पहली बार अपना कॉन्सर्ट किया, पहला कॉन्सर्ट शो किया। सारंग सुमेध है, 5 साल के हैं, वो रोबोट बनाते हैं। वो 7 साल 7.5 साल के हुए तब उन्होंने पहला 3 चाकी रोबोट बनाया। ये और बात करूंगा, आर्यश अजीज की बात करूंगा, 16 साल के हैं, 16 साल की उम्र में उन्हें पायलट का लाइसेंस मिला और 20 साल की उम्र में वो भारत के पहले यंगेस्ट पायलट बने और अभी वो नासा में सिलेक्टेड हुए हैं स्पेस रिसर्च के लिए। टाइगर वुड्स की बात करेंगे, वो बचपन से अपने पिताजी को देखते रहे गोल्फ खेलना, उस ऑब्जर्वेशन से ही बचपन से सीखे, बहुत अच्छे गोल्फ प्लेयर हैं। माइकल फेल्प्स है, 7 साल के थे, स्विमिंग शुरू किया, 10 साल तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कितने सारे उदाहरण आपके भी सामने हैं, आप भी पढ़ते होंगे, गूगल में जाएंगे तो बच्चों के इतने सारे उदाहरण आप देख। क्यों ये होता है, क्यों, क्या उन बच्चों में क्या अलग से हुआ, उन बच्चों में अलग से ये हुआ कि उनका जो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे मैं आगे इसी सेशन में अगर संबोधना है तो हम उसे हमारे ब्रेन की कॉग्निटिव एबिलिटी कहेंगे, या फिर सिंपल भाषा में अगर उससे बात करनी है तो हमारे ब्रेन का बॉस कहेंगे, चलो ऐसे ही कहते हैं, तो टेक्निकल भाषा शायद जल्दी ना समझ में आ जाए।
हम ब्रेन का बॉस कहेंगे, हमारे ब्रेन का भी एक बॉस होता है। वो जो एबिलिटी होती है उसकी, वो एबिलिटी को कैसे निखारे, इन सारे बच्चों के साथ वही हुआ। वो एबिलिटी को बार 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 कुछ मिला और वो उसी दिशा में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते गए। राइट। सो ये सारी बातें थी प्राइमरी जो हम समझ सके। अब हम समझते हैं हमारे बच्चों के साथ थोड़ा हो क्या रहा है। आज का एजुकेशन सिस्टम किस तरह से इन सारी वो बॉस, मतलब ब्रेन के बॉस को कैसे मारता है ना। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है पता है? पुराना सिलेबस है। मतलब 19वीं सदी का हम सिलेबस लेके बैठे हुए हैं। राइट। 19वीं सदी का सिलेबस है, 20वीं सदी का मास्टर है, मेथोडोलॉजी है, और बच्चा 21वीं सदी का है। समझिए क्या हाल हो रहा है। सिलेबस 19वीं सदी का, मेथोडोलॉजी और मास्टर है 20वीं सदी का, और बच्चा है 21वीं सदी का। और बच्चा जो सीखने वाला है, उसे इस्तेमाल करने वाला है, वो है 22वीं सदी आएगी शायद। सो आज जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जब वो पढ़ के बाहर निकलेंगे एजुकेशन सिस्टम में, तो 20 साल आगे गया होगा, लगभग 20 साल आगे गया होगा। तो हमें आज जो पढ़ाना है ना, वो 20 साल बाद क्या काम में आएगा वो पढ़ाना है, ना कि आज क्या काम में आएगा। राइट ना। लेकिन हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं ये है। तो इस्तेमाल क्या करेंगे? ये सिस्टम से जो मिल रहा है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। 20 साल के बाद वो रट्टा, हमारे इसमें रट्टा सिस्टम ज्यादा है। नहीं समझ में आया, छोड़ दे, समझने की जरूरत नहीं है, रट्टा मार और आगे चल, रट्टा मार आगे चल। मतलब स्कूल में यही तो होता है। नहीं समझ में आ रहा, ओके नो प्रॉब्लम, समझने की जरूरत क्या है, रट्टा मारो आगे बढ़ो, रट्टा मारो आगे बढ़ो। हम बच्चों की ये जो क्षमता है ना, बॉस ऑफ द ब्रेन, क्यूरियोसिटी, हम तो क्यूरियोसिटी क्रिएटर होने चाहिए, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिविटी किलर है। वो किल कर देता है क्रिएटिविटी को। नो इमेजिनेशन, नो इनोवेशन। हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, जो सीखे उतना सीखे, बस कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है। फिर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की बात तो आगे रहेगी। हमारे बच्चे बहुत पीछे का एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत पीछे का एजुकेशन ले रहे हैं। एजुकेशन जो अभी, आई थिंक एक 4 या 5 बहुत दुनिया के वर्ल्ड लीडर इस एजुकेशन सिस्टम में हिस्सा ले रहे हैं। उनका ये कहना है, जब तक अल्टरनेट टैलेंट बिल्ड नहीं होता है बच्चों में, एकेडमिक टैलेंट नहीं, अल्टरनेट टैलेंट जब तक हम तैयार नहीं कर पाते हैं, तब तक हमारे बच्चे उस मास्टर को, ब्रेन के मास्टर को कैच नहीं कर पाएंगे। अल्टरनेट टैलेंट डेवलप होना चाहिए। एकेडमिक टैलेंट के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, एकेडमिक टैलेंट ही हम बच्चों को दे रहे हैं, उसके अलावा दूसरा टैलेंट हमारे बच्चे सीख ही नहीं रहे हैं। अल्टरनेट टैलेंट जरूरी है, और जब तक अल्टरनेट टैलेंट नहीं मिलेगा, वो कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप नहीं होगी। क्योंकि रट्टा मार एजुकेशन में कहां से आ गया इमेजिनेशन, कहां से आ गया इनोवेशन? वो बोलता है, वो एक आपको डायलॉग पता होगा ना, वो 3 इडियट मूवी का वो डायलॉग है चतुर का, मतलब नहीं चाहिए मास्टर जी, हम रट लेंगे, हम बोल देंगे। राइट ना। वो चमत्कार का बलात्कार करके भाषण बना के आ जाता है। वो देखिए, बहुत दिखने में बहुत कॉमेडी सीन है, लेकिन यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की आज की हालत भी है। राइट ना। तो समझ लेंगे हम, क्यों क्यों समझ लेंगे? क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम लोग चाहते हैं बस मार्क्स कितने मिले, ये कितना मिला, वो कितना मिला, समझा कितना जान दो। तो इस एजुकेशन सिस्टम से अगर बाहर निकालना है, तो इमीडिएट आप सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते, मास्टर जी को नहीं चेंज कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? अल्टरनेट टैलेंट डेवलप जरूर कर सकते हैं। और जब तक अल्टरनेट टैलेंट डेवलप होते रहेगा, तो हमारे ब्रेन का मास्टर काम करना शुरू करेगा। तब तक नहीं करेगा, क्योंकि रोज रोज की बातें अगर मेरे पास आ रही है, वर्किंग मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी,
वर्किंग मेमोरी से जो भी नया आएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारा ब्रेन खोजेगा कि कहाँ पे है ये पुराना अनुभव, इसका कहाँ पे है, ये यहीं पे है, ओके वही उठा के आउटपुट में दे देगा। बॉस को कोई काम नहीं, बॉस सोएगा, ओके नो प्रॉब्लम, वो पुराना ही है वैसे चलने दो, नो प्रॉब्लम। ये देखिए बॉस को कोई काम नहीं, बॉस जो है कॉग्निटिव एबिलिटी या फिर प्रीफ्रंटल जो भी आप नाम देंगे टेक्निकली, वो बॉस को कुछ भी काम नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे वही पढ़ रहे हैं, रोज रोज के पढ़ रहे हैं। इनपुट से आ गया वर्किंग में, वर्किंग से आ गया लॉन्ग टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो खोजते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको इधर उधर कनेक्शन जुड़ा लेते हैं, फिर उनको दिखता है यहीं पे है, यही रोज का ही है, चलो नो प्रॉब्लम, बॉस खत्म, शुरू। सो ये जो हमारे सिस्टम का नतीजा, हमारे बच्चे क्रिएटिव ही नहीं है, इमेजिनेटिव नहीं है, और एप्लीकेशन का तो भूल ही जाओ। 3 सीक्रेट है ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के, 3 सीक्रेट ये है, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं, बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका नॉलेज एप्लीकेबल नहीं है तो वो नॉलेज यूजलेस है। एम आई राइट और नॉट? कोई भी नॉलेज लो दुनिया का, अगर उसको एप्लीकेबिलिटी में ला नहीं सकते हैं तो बात खत्म हो गई, वो फिर हवा में रह जाएगा। और यही हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ हो रहा है। मैं ये सब बातें इसलिए दोहराई मैंने आपको कि थोड़ा रिवाइज हो जाए कि क्या हो रहा है और फिर क्या हो सकता है, इसके बारे में आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, राइट। सो अल्टरनेट टैलेंट, ये जो पार्ट है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बच्चों को किताबों के अलावा बहुत सारे टैलेंट्स मिलने चाहिए, एकेडमिक टैलेंट्स के अलावा बहुत चीजें मिलनी चाहिए जिससे बच्चे तैयार होते रहे, तैयार होते रहे। और अल्टरनेट टैलेंट जितना नया 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 फास्ट आएगा ना, उतना फास्ट उनका बॉस काम करना शुरू कर देगा, वो स्वस्थ नहीं बैठेगा। और आपको बताओ, हमारे बॉस की जो क्षमता है वो आज तक कोई भी न्यूरो साइंटिस्ट भी नाप नहीं सका है, नाप ही नहीं सकते हैं। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। वो क्षमता हमें बाहर निकालनी है। ओके, सो पहली स्टेप, पहली स्टेप पे आएंगे अभी। क्या है पहली स्टेप? तो पहली स्टेप है, हमें बच्चों को सिखाना होगा ऑब्जर्वेशन करना। फर्स्ट थिंग इज टू ऑब्जर्व 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 ऑब्जर्व, मतलब निरीक्षण करना, निरीक्षण करना, निरीक्षण करना। हमने ये खोया। बाय बर्थ हमारे बच्चे बहुत अच्छे ऑब्जर्वेटिव हैं। हम, हमारे बच्चे छोड़ो, हम इस दुनिया में आते हैं तो हम बहुत अच्छे से हर चीज को देखते हैं, क्यूरियस होते हैं, राइट। लेकिन धीरे धीरे, मुझे याद है, आपको भी आपके बचपन की बहुत सारी यादें याद होगी, 79 टू 85 के दरमियान, मुझे अभी ईयर नहीं पता है, हम उस वक्त ये दौर था, क्रांति का दौर था, रेलवे में कोयले के इंजन खत्म होने वाले थे और डीजल के इंजन शुरू हो रहे थे। तो जब भी हम ट्रेन से जाते थे ना, तो बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी वो कोयले का इंजन जाके देखे, क्योंकि वो शुरू होता था तो इधर से स्टीम निकालेगा, उधर तरह तरह की आवाजें करेगा। आपने कभी देखा होगा ना, जो बड़े हैं, आई थिंक 40 या 45 साल के जो हैं, उनको पक्का पता होगा, एक ना एक बार देखा होगा आपने कोयले का इंजन। वो इतनी सारी आवाजें करता है, बहुत कुछ उसमें चलता है और उसके बाद वो शुरू होता है। वो मेरे बचपन का ही दौर था वो। तो जब भी मैं ट्रेन से जाता था हम पेरेंट्स के साथ, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी, वो देखते रहता था ऐसे कि कोयले का इंजन शुरू हो रहा है, वो वहां से धुआं निकलेगा, उसका व्हील कैसे घूमता है, वो धस धस आवाज करता था। डर भी लगता था उस आवाज का, लेकिन क्यूरियस भी होते थे। आपको भी आपके बचपन की कुछ ना कुछ यादें जरूर याद होगी कि हम बचपन से ही ऑब्जर्वर हैं, हम निरीक्षण करते हैं, बचपन से ही वैसे हैं, हमारे भगवान ने गॉड गिफ्ट हमें दिया है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया पता है, हम ऑब्जर्वेशन की जगह बचपन से बच्चों को क्या हो रहा है, नोइंगली अननोइंगली हो रहा है। जब भी हमारा बच्चा चलना शुरू करता है ना, हम वो चलने का आनंद नहीं लेते, हम क्लिक करते हैं। टेक्नोलॉजी है ना,
सो हम मोबाइल में फटक से क्लिक करते ये, और मेरे बच्चे का पहला कदम फेसबुक में आ जाता है। ओके, सो धीरे धीरे जो भी एक्टिविटी हो, खाना खाए पहली बार, दौड़े पहली बार स्कूल में जाए पहली बार, यहाँ जाए पहली बार, गार्डन में खेले, तो हम एवरीथिंग, हर मोमेंट को कैमरा में कैच करते हैं और उसे भेजने के लिए आगे बढ़ते हैं। इससे हुआ क्या पता है? वी लॉस्ट दैट मोमेंट। हमारे बच्चों को भी धीरे धीरे ये आया है कि मैं बहुत बार बच्चों के साथ कैंप में रहता हूं ना, तो जब भी हिमालय में गए, कहीं और चले गए, वो वाटरफॉल देगा या फिर वो बर्फ के ये देखे, तो बच्चे गुरु जी सेल्फी निकालेंगे, गुरु जी मेरा फोटो निकालो ना। मैं कहा, वो देखना कितना अच्छा हिमालय का दृश्य है, वो देख, वो बाद में, पहले फोटो। सो हमें भी यही आदत लगी हुई है ना कि हम जहां पे भी जाएंगे तो बाकी चीजें हम बाद में देखते हैं। हम पहले, समझो आपको बहुत अच्छा कश्मीर का नजारा दिख गया, तो व्हाट विल यू डू फर्स्ट? अभी की स्टेज में आप पहले क्या करते हो? वो नजारा देखते हो। 99% लोग नजारा नहीं देखते, उसका फोटो निकालते पहले। एम आई राइट और नॉट? हम कश्मीर गए, सेल्फी निकाले, भेज दिया, हम वो मोमेंट भूल जाते हैं। यहां से हमने हमारी ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता खो रहे हैं, हमने खो दिया। उसके साथ एक रूप होना, उसको देखना, ये भूल गए, वो क्यूरियोसिटी खत्म हो गई, राइट ना? दूसरा हिस्सा, ये क्लिक की वजह से, हाँ, जो शो अप टू द मीडिया, सोशल मीडिया को शो अप या फिर क्लिक करने की वजह से हम वो खो दिए। दूसरा, ऑलरेडी नो, मुझे मालूम है, सो भी ऑब्जर्व करने की जरूरत क्या है? बिना ऑब्जर्व किए, बिना सूरज को देखे, बिना चांद को देखे, अगर मुझे गूगल से या मेरे बुक से बहुत सारी जानकारी उस चांद के बारे में मिल रही है, तो जब असली चांद में देखता हूं तो बोलता आई नो इट, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं चांद कैसा, वो आधा चांद है, कैसे मुझे मालूम है। तो बहुत बार हमारे ज्यादा इंफॉर्मेशन की वजह से, मोर इंफॉर्मेशन विदाउट एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हमने ऑब्जर्वेशन की स्किल को छोड़ दिया, राइट और नॉट? सो ऑब्जर्वेशन नहीं है तो इमेजिनेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम किसी चीज को अगर सही ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो उसका इमेजिनेशन पावर भी खो जाता है। इमेजिनेशन गया, इनोवेशन गया, फिर नई चीजें आएगी नहीं आएगी, इनोवेटिव नहीं आएगी, मतलब मुझे मालूम है, नया क्या देखना है, राइट ना? तो हम बहुत इसमें शॉर्ट टर्म बातों पे ज्यादा चले गए। हम किसी चीज को ऐसे देखे, जब पता है आपको, जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं ना, समझो गुलाब का फूल है, चांद है, जो भी चीजें हो, हम उसका निरीक्षण करते हैं, जो भी पहली बार देखते हैं, जो भी निरीक्षण करते हैं, तब क्या होता है पता है? हमारे सेंसेस जो है वो स्टिम्युलेट होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं पूरी तरह से। सेंसेस जब एक्टिव हो जाते हैं तो दे गिव मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन टू वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है जो आमतौर पे नहीं आ पाती है, वो उससे कहीं ज्यादा बिट्स आने लगते हैं। तो जितने ज्यादा बिट्स आते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन जैसे आ रही है, हमारा बॉस एक्टिव होने लगता है एंड बॉस एनालाइज करने लगता है, एक्टिवेशन में आता है और ही इंजॉयज इट, दैट होल प्रोसेस। आप माइंड की इस प्रोसेस को समझिए। कोई बच्चा, मैं शायद शब्दों में पूरा नहीं समझा पा रहा हूं, लेकिन जितना समझ सकते हैं, देखिए कोई बच्चा पहली बार रेड कलर का गुलाब का फूल देख रहा है, देखिए आप, ही इज ऑब्जर्विंग दैट, क्या हो रहा होगा ब्रेन में, बहुत सारे सेंसेस पूरे, उसका कहीं और ध्यान नहीं है, ही इज ऑब्जर्विंग दैट ओनली। पांचों सेंसेस पूरी तरह से एक्टिव, जिसे आध्यात्मिक भाषा में सजगता कहते हैं, जागृति कहते हैं। ही इज एक्टिवली सीइंग इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग वर्किंग मेमोरी में, वर्किंग मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कुछ है ही नहीं, ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके पास, तो उसका बॉस एकदम एक्टिव हो जाता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बिकम्स वेरी 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 स्टिम्युलेटिव पैटर्न में, और वहां से बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए बहुत सारा इनपुट मिलता है। ये बचपन से अगर इस आदत को हम बनाए रखें ना,
तो बड़ा होके भी वो कहते हैं ना, न्यूटन को एप्पल गिरा उसको कुछ और पता चला, एप्पल गिरा उसको कुछ पता चला। सो एप्पल तो बहुत बार गिरते थे ना, रोज रोज गिरते थे। वो ऐसी स्थिति में उसको दिखा, उसने ऑब्जर्व किया, क्या हुआ होगा उसके ब्रेन के साथ, यही हुआ होगा कि उसने कुछ तो देखा, लॉट ऑफ इनपुट्स आ गए, इनपुट्स आ गए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ गए। लॉन्ग टर्म मेमोरी से जो बॉस था उसने क्वेश्चन पूछा, नीचे क्यों गिरा, एंड वहां से सारी प्रोसेस शुरू हो गई। इसको कहते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी, राइट। वो देखना क्यों नीचे गिरा, ऑब्जर्वेशन से ही ये हो सकता है, राइट। सो जितना ज्यादा हम बच्चों को ऑब्जर्वेशन में लाएंगे, वो ऑलरेडी नो क्लिक करना ये सब बातें छोड़ के उसको उसके साथ रहे, देखे 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 देखे, ऑब्जर्व करे, ऐसा वाव वाव वाव। ये वाव आपके बच्चों में, हमारे बच्चों में बहुत कम निकलता है आजकल, पता है ना आपको? क्यों बताएं? क्यों? 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 एक बात से है, वो वाव नहीं निकलता, एक बात से, बिकॉज they have more informations, they have a lot of information। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, बोलते हैं हाँ पता है, पता है। सो वो वाव कहां से आएगा जब तुझे पता ही है, तो वाव कहां से आएगा? नहीं आएगा ना। तो इंफॉर्मेटिव जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है ना, वो इंफॉर्मेटिव है। सिर्फ नॉलेज दो नॉलेज दो नॉलेज दो 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 दो, दो। ये रट्टा मार 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 दे, नॉलेज ले, मेमोराइज कर मेमोराइज कर मेमोराइज कर, खत्म। वो बोलता है मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, एंड इसका रिजल्ट क्या आता है बताए? नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। आपके बच्चों को घूमने लेके जाओ, वो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। आप पहली बार जाते हैं कहीं गार्डन में लेके जाते हैं बच्चों को, या फिर किसी नदी के किनारे, चलो बैठते हैं एंजॉय करेंगे, आपका बच्चा थोड़ी देर एंजॉय करता है, थोड़ी देर इधर इधर करता है, पापा मोबाइल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि यहां पे स्टिमुलेशन नहीं आ रहा है। सब कुछ पता ही है तो स्टिमुलेशन आएगा कैसे? और स्टिमुलेशन नहीं है, न्यूरॉन पाथवे तैयार नहीं होगा, सिग्नल्स नहीं आएंगे, एंड ब्रेन बिकम डल, ब्रेन बिकम डल। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, मोबाइल दे दो, खेलते बैठ जाऊंगा। क्यों? वहां भी डिंग 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 डिंग। आप बोलेंगे अरे एंजॉय कर, थोड़ा सा देख कैसे सूरज निकला है। अरे क्या पापा, सूरज निकला तो रोज ही निकलता है ना, उसमें क्या देखना है? सो हमें ये पहला जो स्टेप है वो बरकरार रखना होगा हमारे बच्चों में, राइट। ये 4 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करो निरीक्षण करो निरीक्षण करो। अर्ली एज में पॉसिबल है, अर्ली एज में बहुत सारी टेक्निक्स हैं। वो इसमें पहली बात यह है ना कि हमें हमारे बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाना होगा, ऑब्जर्वेशन स्किल के लिए। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बचपन, आज समझो आपका बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, तो वो हम इसमें सिखाते हैं ना पेरेंटिंग में, वो कोर्स में, कि वो रनिंग कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री। आप बोलो बच्चों के साथ, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा बातों की बातें करो, ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में बताओ। ये सारी चीजें हम बच्चों के साथ क्या करेंगे? रनिंग कमेंट्री अर्ली एज में। फिर हम कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया कार्ड दिखाते रहो, फ्लैश कार्ड दिखाते हैं। हम स्कूल में बच्चों को जो फ्लैश कार्ड दिखाते हैं ना, वो ऐसे देखते हैं, वाह। वो उनको इतना ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ने लगता है उनके, जैसे धार 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 आप एनसाइक्लोपीडिया कार्ड, फ्लैश कार्ड दिखाते हैं, उनके ब्रेन में ऐसे स्टिमुलेशन शुरू हो जाता है, वैसे ऐसे देखते हैं, वाह 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 वाह। सो ये एक ऑब्जर्वेशन का तरीका बच्चों में। फिर दूसरा आता है, ज्यादा से ज्यादा चीजों के साथ एक्सप्लोर एक्सप्लोर एक्सप्लोर, ज्यादा से ज्यादा चीजों में लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, उनको दिखाओ। बेस अल्टरनेट टैलेंट के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। एकेडमिक ने तो सब खो दिया है, ऑब्जर्वेशन स्किल
आप कहेंगे लेके जाएंगे तो कुछ सीखने के लिए, एकेडमिक का ही कुछ सीखने के लिए लेके जाए। मैं ये कह रहा हूं उसको छोड़ के अल्टरनेट कुछ लेके जाओ बच्चों को। एक्सपोज ये गूगल, यूट्यूब, इसका आधार बहुत कम लो। थोड़ा सा ब्रेन का जब तक मैच्योरिटी नहीं आता है ना, तब इन इन चीजों को बहुत कम देना चाहिए। मैं पता नहीं मुझे ये कहां से हमारे एजुकेशन सिस्टम में किसका ब्रेन चल रहा है, जो हर स्कूल में जाके वो प्रोजेक्टर लगा रहा है और वहां पे रेडीमेड मटेरियल आता है, उसको पेन ड्राइव में लगाते हैं और वो लगाते हैं और बच्चे देखते रहते हैं। सो ये 10% हिस्सा होना चाहिए जो डिजिटल लर्निंग का, अर्ली एज में कह रहा हूं मैं। कम से कम आपके बच्चे 15-14 साल के नहीं होते ना, तब तक ये डिजिटल लर्निंग 10% होना चाहिए और एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग ये 90% होनी चाहिए। लेकिन कौन बेवकूफ बैठे हैं पता नहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, सॉरी मैंने नाम बेवकूफ कहा, लेकिन ये है कि वो डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हर चीज बच्चा स्क्रीन पे देखेगा, बस हर चीज बच्चा स्क्रीन पे देखेगा, वहीं पे सीखो वहीं पे सीखो। पता नहीं कहां से आ गया ये आइडिया, बर्बाद करके रख देंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम को ये। तो लोग कहते हैं अच्छी स्कूल कौन सी है, जहां पे वाईफाई लगा है, प्रोजेक्टर लगे हैं और जहां पे सारा एकेडमिक ऑनलाइन डिजिटल हो जाता है। आपने ऑनलाइन और डिजिटल का अभी 2 साल में परिणाम देखा है क्या है? उसके बावजूद भी उसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और ये तो बिजनेस बन गया। कहीं भी जाओ आप, वो आ जाते हैं आपके सामने, हमारे पास ये बायजूस है, ये है, वो है। मैं इनके ही नाम कहूंगा, ये तो बर्बाद कर रहे हैं सब। ये आगे नहीं लेके जाएंगे हमारे ब्रेन के बच्चों को, ब्रेन के ये इंफॉर्मेटिव बना देंगे और हर चीज से हमारे बच्चों को कट ऑफ कर देंगे। दिस इज नॉट एजुकेशन। ये हिस्सा होना चाहिए, ये 10% होना चाहिए। और जैसे जैसे बच्चों की मैच्योरिटी बढ़ती है 15 साल के बाद, 18 साल के बाद, देन डिजिटलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट फिर आना चाहिए। लेकिन जब बच्चों का ब्रेन बहुत नाजुक है ना, उस वक्त उनकी ये कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ाने के पीछे हमें लगना चाहिए, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेटिव एबिलिटी, उसके पीछे नहीं लगना है। तो लेकिन पता नहीं इस तरह से चल रहे हैं। सो देखो, इमेजिनेशन एंड इनोवेशन ये ऑब्जर्वेशन से आता है। ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए, इमेजिनेशन एंड इनोवेशन ऑब्जर्वेशन से ही आता है। सो कैसे करना है, कैसे क्या करना है, कैसे भी करें, लेकिन बच्चों की ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करें, इंप्रूव करें। इसमें लास्ट सेशन में हमने जो देखा था ना, लास्ट क्वालिटी, लास्ट गिफ्ट जो आप बच्चों को दे सकते हैं, वो गिफ्ट बहुत सहायक होता है। ध्यान, मेडिटेशन, ये बहुत सहायक होता है टू बी ऑब्जर्वर, बहुत सहायक होता है। शांत आदमी बहुत अच्छे से देखता है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। और जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं ना, आप देखना, आप चांद की तरफ देखोगे, ऊपर ऊपर देखोगे आपको सफेद दिखेगा, लेकिन और ज्यादा ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको दिखेगा अरे कुछ जगह पे काला भी है। और ऑब्जर्व करोगे ना तो दिखेगा कुछ जगह पे खड्डे भी है। और ऑब्जर्व करोगे तो लगेगा उसका जो पूरा सरफेस एरिया है, वो पूरा सरफेस एरिया सेम ब्राइटनेस नहीं है। किसी जगह पे ब्राइटनेस कम है, किसी जगह पे ब्राइटनेस ज्यादा है। और ऑब्जर्व करोगे तो और नई नई जानकारी बाहर आएगी। सो ऑब्जर्वेशन इज अ फर्स्ट स्टेप टू ब्रिंग आउट दैट जीनियस। ओके, एग्री, अंडरस्टैंड, पक्का समझ गए? ओके, सो ऑब्जर्वेशन, इसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके ऊपर जरूर आएंगे कि ये कॉन्सेप्ट के रूप में हम देख रहे हैं अभी, कैसे करें कैसे करें। ये यहाँ पे डिस्कस करने के लिए उतना समय नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगले इसमें या फिर कभी किसी सेशन में मैं जरूर आऊंगा, जिसमें हम अर्लियर एज में, पहले 5 साल के एज में, फिर 10 साल के एज में, फिर 15 साल के एज में, 20 साल के एज में, इस ऑब्जर्वेशन स्किल को कैसे कैसे बढ़ाए स्टेज वाइज, इसके ऊपर भी हम जरूर जरूर बात करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, दूसरा स्टेप, दूसरा है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछो,
प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। बच्चे, आप अगर देखेंगे तो 3.5 साल के आसपास उसके बाद बच्चों का लॉजिकल ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके पहले डेवलप नहीं होता है। तो उसके पहले आप जो भी बच्चों को बताएंगे ना, वो सुन लेता है। हाँ, आप बोलेंगे आकाश नीला है, वो बोलते ठीक है, नो प्रॉब्लम, नीला है। आप बोलेंगे पृथ्वी गोल है, बोले ओके गोल है, नो प्रॉब्लम। वो कुछ भी आपको पूछता नहीं है। लेकिन 3.5 साल के बाद वो पूछना शुरू करता है। नाउ ही आस्क्स द क्वेश्चन, गोल क्यों है? वो पूछता है गोल क्यों है, नीला क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। तब पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं यार ये बहुत पूछता रहता है, बहुत बड़बड़ करता है। मम्मी बोलती है गुरु जी इतना बड़बड़ करता है, इतना बड़बड़ करता है ना, पूछो मत। तो पेरेंट्स चुप बैठाते हैं, या फिर पेरेंट्स को बहुत कौतिक म्हणतो अपन मराठीत ना त्याला, उनको बहुत वाह वाह मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। लेकिन वहां से जैसे स्कूल में जाते हैं, वो सवाल पूछता है, बात खत्म। और वहां से उनके सवाल बंद हो जाते हैं। बोला किताब में दिया है, वो यूट्यूब पे दिया है, बात खत्म हो गई, नो क्वेश्चन, वो ऐसा ही है। राइट? स्कूल के बाद आपके बच्चे ये प्रश्न नहीं पूछते हैं। स्कूल के 1, 2 साल, 3 साल के बाद बच्चों के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें सब समझ गया। हाँ, उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी वो किल हो गई। क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बोलता है रट्टा मार, खत्म। वो चमत्कार का बलात्कार, खत्म। अरे समझना नहीं है, बस सवाल ही नहीं है कुछ भी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सब मतलब नहीं चाहिए गुरुजी, हम रट्टा मार लेंगे। ये हो गया। नो विजुअलाइजेशन, नो एप्लीकेशन, नो लॉजिकल थिंकिंग एंड नो न्यू आइडियाज। अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो कभी भी आपके दिमाग में नई आइडिया आएगी नहीं। पक्का है? सो ये, वो पूछा ना क्यों नीचे गिरता है, तभी तो आया ना। ऑब्जर्व किया, क्वेश्चन आया, नीचे क्यों, ऊपर क्यों नहीं। देन ही स्टार्टेड, एंड देन सब कुछ। और सारी इन्वेंशन जो है ये क्वेश्चन से शुरू होती है। राइट? सो क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी। अभी वो स्टेम एजुकेशन, बिल गेट्स जो सहायता कर रहे हैं ना स्टेम एजुकेशन के लिए, स्टेम का मतलब उन्होंने वो 4 इसमें दिया है। स्टेम, साइंस सिखाओ, टेक्नोलॉजी सिखाओ, इंजीनियरिंग सिखाओ, मैथमेटिक्स सिखाओ। ये चारों क्वेश्चनिंग है। उसके ऊपर बिल गेट्स बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारा फंडिंग दे रहे हैं कि ये स्टेम सिस्टम इंप्लीमेंट करो। उसमें स्टेम में और किसी ने स्टीम भी बना लिया है, उसको वो बोलते हैं साइंस सिखाओ, टेक्नोलॉजी सिखाओ, इंजीनियरिंग सिखाओ, आर्ट सिखाओ और मैथ सिखाओ। स्टीम और स्टेम, ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम ऐसे काम कर रही है। मैं अपने स्कूल का एग्जांपल आपको बता रहा हूं। हम जिस तरह से, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो 5th स्टैंडर्ड में हम एक टॉपिक सिखाना है, तो उसके लिए हमने 4 स्टेप्स रखी है। उसका प्रोजेक्ट होना चाहिए, उस प्रोजेक्ट के साथ उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्टिविटी के साथ एक्सप्लोरिंग होना चाहिए, एक्सप्लोरिंग के साथ मेरा उस प्रोजेक्ट के ऊपर का लर्निंग और क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ये 4-5 से, मतलब जो एमबीए में बच्चों को सिखाते हैं ना, वो सिस्टम मैं अभी 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए लेके आ रहा हूँ। हमारे स्कूल में बच्चे इस तरह से कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक सीखेंगे, हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चनिंग आना चाहिए कि ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। क्वेश्चन, क्वेश्चन, मोर 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 मोर। जितना बच्चे नई नई चीजों को एक ही तरीके से देखना शुरू करेंगे, एक ही चीज को नई नई तरीके से देखना शुरू करेंगे, वैसे उनके क्वेश्चंस बढ़ेंगे। आई वॉन्डर व्हाई, ये एक हमने बीच में सीरीज शुरू की थी 3rd और 4th स्टूडेंट की। आई वॉन्डर व्हाई, रोज एक सवाल पूछो कि मुझे आई वॉन्डर व्हाई का सवाल। आई वॉन्डर व्हाई, आश्चर्य, किस चीज का आश्चर्य। राइट? उल्टा उल्टा सोचने का तरीका। मैंने बीच में एक बच्चे से बात चल रही थी, आई थिंक जीएसवाई के इसमें ही था। उसको बहुत कुछ आता था, मतलब वो स्पेस के बारे में जो भी मैं बोलूं ना, ये नॉर्थ पोल है, ये है, वो है, वो ये है, तो उन्होंने यहाँ ये है, वो है, उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन दी। मैं जब एक सवाल पूछा, मैंने कहा समझो ऐसे हो गया कि 24 आवर के लिए पृथ्वी रिवॉल्व करना बंद कर दे, घूमना बंद कर दे, रोटेशन बंद हो जाए,
24 आवर के लिए सब पॉज हो जाए, पूरा स्पेस पॉज हो जाएगा, कुछ भी हिल नहीं रहा है, नो रिवॉल्यूशन, नो रोटेशन, नथिंग, बस सब स्टेडी हो गए। और 24 आवर के बाद शुरू हो गए और सूर्य आ गया, फिर से सनराइज हो गया। तो मुझे एक बात बता, आज अगर 18 तारीख है और 24 घंटे के लिए पूरा पैक हो गया, बंद हो गया, कुछ भी नहीं होगा, और डायरेक्ट 20 तारीख को सूरज उगा, तो तू तारीख कौन सी पकड़ेगा? 20 पकड़ेगा, 19 पकड़ेगा? कौन से? सोचने वाला सवाल है। आंसर हजार हो सकते हैं अपने अपने हिसाब से, राइट? लॉजिक आप अपना अपना हजार लगा सकते हैं, लेकिन एक सोचने वाली बात, सब कुछ बंद हो गया, अगर सनराइज नहीं हुआ तो घड़ी तो मेरी चालू रहेगी, राइट? लेकिन सनराइज तो हुआ नहीं, तो डे कैसे काउंट करेंगे? सनराइज तो हुआ नहीं। सिंपल मुझे ये कहना है कि ये ऐसे उल्टे सुलटे सवाल आने चाहिए आपके बच्चों में, पूछना चाहिए, सवाल पूछो पूछो, प्रोजेक्ट्स करो और आगे बढ़ो, राइट? सो दो चीजें आज हमने देखी है, एक ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चन। आपके बच्चों के क्वेश्चंस को कभी भी रिजेक्ट मत करना, नेवर रिजेक्ट। ये क्या सवाल है क्या? तुझे समझता नहीं है, टीचर ने नहीं पढ़ाया तुझे, डोंट डू दैट। इतना नहीं समझ, तू 10th में आ गया, तुझे ये नहीं पता है, डोंट डू दैट। हम इस तरह से मॉरल खराब कर देते हैं ना, कि बच्चे ने पूछा, बच्चा बाद में डर जाता है कि अरे मैं ये पूछूंगा और पापा ये कहेंगे कि तुझे इतना भी नहीं पता है। क्वेश्चन बंद हो जाते हैं बच्चों के। अगर 10th, आपका बच्चा 10th में है और फिर भी वो अगर ये पूछता है कि पापा ये अमावस्या और पूर्णिमा होते कैसे हैं, तो आप गुस्सा मत होना। अब ये मत कहना कि तू 10th में आ गया, तुझे अमावस्या पूर्णिमा समझ में ही नहीं आ रही। नो बाबा, गुस्सा मत होना। उसके क्वेश्चन को क्या करना है मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊं, क्योंकि तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो उसी के आधार पे आगे है, उसी के आधार पे आगे है। सो क्वेश्चन, टेक द क्वेश्चंस, आप भी पूछो, उनको भी पूछने दो, और जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतना उतना आपका जो बॉस है ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो स्टिमुलेट होगा। वो तो पहले कोशिश करेगा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो भी पढ़ा है वहां से आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो वहां से आंसर उठाने की कोशिश करेगा। उस पूरे प्रोसेस में उसका स्टिमुलेशन बढ़ेगा। और जितना स्टिमुलेशन, देखो, जितना मैं ऐसे बाइसेप्स की एक्सरसाइज करूंगा रोज 10 किलो 50 बार 100 बार, तो ये मेरा मसल कैसे हो जाएगा? इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रांग मसल, राइट? वैसे ही मेरे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का मसल, अगर मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा हूं, रोज एक्सरसाइज कर रहा हूं, रोज एक्सरसाइज कर रहा हूं, इट विल बिकम अ सुपर सुपर डुपर ह्यूमन। उसकी क्षमता बहुत है, वो आएगा, धीरे 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 डेवलप होगा, डेवलप होगा। सेम वे जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज में मसल्स बढ़ाते हैं, सेम वे हम ब्रेन के मसल्स इन दो स्टेप्स से बढ़ाएंगे। तीसरी और चौथी स्टेप नेक्स्ट इसमें हम लेंगे। आज की स्टेप्स, ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग। देखो, सवाल करो, देखो सवाल। अभी सवाल करो आपके बच्चों को, आप बोलेंगे सवाल कर बेटा, तो वो नहीं करेगा। लेकिन नेचुरली वो जब सवाल करता है ना, उसको एक्सेप्ट करो, उसके सवालों को अप्रिशिएट करो। स्कूल में भी टीचर्स ने भी यही करना चाहिए, अब स्टूडेंट्स के सवालों को अप्रिशिएट करना चाहिए। सो वेरी नाइस दैट यू आस्क दिस थिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सवालों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो बच्चों के सवाल बंद हो जाएंगे, और ऑटोमेटिकली वो जो स्टिमुलेशन है वो बंद होगा। इसीलिए हमारे बच्चे, फिर वो कहते हैं ना, वो इतनी सारी क्षमताएं हैं लेकिन वो जीनियसनेस को बाहर नहीं निकाल पाते। आपका बच्चा में भी 10th में 99% लाता हो, लेकिन फिर भी मैं उसे जीनियस नहीं कहूंगा, क्योंकि वो तो एकेडमिक टैलेंट है भाई। एकेडमिक टैलेंट रट्टा मार के भी आ जाता है आज की एजुकेशन सिस्टम में। सो 99% डजंट मैटर। आप 100% भी आपका बच्चा ले आए तो भी मैं कहूंगा कि अगर उसका अल्टरनेट टैलेंट डेवलप नहीं है, उसका जीनियस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिकल रीजनिंग
कॉग्निटिव एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, प्लानिंग एबिलिटी, ये अगर डेवलप नहीं है तो आगे 20 साल के बाद जो दुनिया बदलने वाली है उस दुनिया में इसके 100% मार्क किसी काम के नहीं रहेंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। ये आज तो हम कर लेंगे, लेकिन आगे चल के ये बच्चों को ये नहीं रहना है, क्योंकि आप भी जानते हैं टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है। मैं देखो 2001 से 2022 तक आप देखेंगे मोबाइल की दुनिया में इतनी क्रांति आ गई है, इतनी क्रांति आ गई, हम कहाँ पहुंच गए हैं। और आगे मैं आपको बताऊं, टीवी बंद होने वाले हैं, किसी के घर में टीवी नहीं रहेगा आगे। यूट्यूब ही टीवी का माध्यम बनने वाला है, और 20 साल बाद टीवी नहीं रहेंगे, ओनली यूट्यूब रहेगा। सारी की सारी चीजें मोबाइल पे उपलब्ध रहेगी, सब कुछ मोबाइल पे। आप बेडरूम में बैठो, देखो वो वहां जाके हॉल में बैठ के टीवी देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको लगे ये बहुत आश्चर्य की बात है, ये होने वाला है, आज भी होता है। आप देखिए आज भी होता है। हम यूट्यूब पे ही बेडरूम में बैठे बैठे यूट्यूब पे सीरियल देखते, कौन हॉल में जाके वहां बैठेगा। सोए सोए यहाँ अगर यूट्यूब पे देख सकते तो हॉल में नहीं देखते हैं ना। सारी न्यूज हमें यूट्यूब पे ही तो पता चल जाती है ना, राइट ना। सो यही एक्सटेंशन होगा, यही एक्सटेंशन होगा। और ये एक्सटेंशन 10-20 साल बाद बहुत बदलने वाला है। तो बच्चों को आगे के लिए क्या चाहिए ना, वो उनका जो बॉस है ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो बड़ा एक्टिव चाहिए है। वो इतना एक्टिव चाहिए क्योंकि सारा जमाना जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटी पे, आपके बच्चे की तरक्की जो आगे होने वाली है वो सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटी के ऊपर तरह होने वाली है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैंने बीच में एक लेख पढ़ा था, उसमें था कि गूगल में जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो आपकी डिग्री के आधार पे नहीं हो रहा है, तो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी के आधार पे हो रहा है। आप कितने पढ़े लिखे हैं इससे कुछ भी लेना देना नहीं है कंपनी को। आपका आइडिया, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका प्लानिंग मेकिंग, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बॉस कैसे एक्टिव है, इन सारी क्वालिटीज के ऊपर नौकरी मिल रही है, आपकी डिग्री के ऊपर नहीं। तो इन सब से हमें कहीं ना कहीं बच्चों को बाहर निकालना होगा। सो आज के लिए मैं रुकूंगा, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग। आपको अगर कुछ बोलना है तो टिकट्स हमारे पास बचे हुए हैं। सो आप अपना माइक ऑन करने का मैं 1 मिनट प्रोसेस करता हूं कि आप ऑन कर सकें। आप अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, 1 या 2 लोग बात कर सकते हैं, फिर आज के लिए हम अभी रुकेंगे। नेक्स्ट सैटरडे फिर नेक्स्ट 2 स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे। किसी को कुछ बोलना है? जय गुरुदेव गुरुजी. जय गुरुदेव, बोलिए। हा, मुलांना ऑब्झर्वेशन करण्यासाठी कसं प्रेरित करू शकतो आपण? सांगा कसं करू शकतो? पहले तो वो क्लिक बाजू में रख देना है ना, राइट ना। उनसे बातें, आपका ये बच्चा कौन सी एज में है? हेलो, आप है कि नहीं है? जय गुरुजी. हाँ, आपका बच्चा कौन सी एज का है? क्योंकि एज के हिसाब से मेथड भी चेंज होती है ना। 6 साल का है गुरुजी. 6 साल का है तो सबसे पहले वो जो क्लिकिंग है ना हमारा, वो बंद करो। मोबाइल पे फिर फोटो भेज के स्टेटस पे। मैंने बहुत बार ये देखा है कि बच्चों का कुछ भी एक्टिविटी रहेगा ना, तो उनको मालूम रहता है कि ये हमारे फोटो निकाल पे हमारे पेरेंट्स को भेजने वाले हैं या किसी वीडियो पे आने वाले, तो एक्टिविटी में कम और मोबाइल के फोटो में ज्यादा। और घर पे जाके वो यही देखते हैं कि वो भेजा गुरुजी ने वो वीडियो, उसमें मैं कहाँ पे। सो ये बातें हमें कहीं ना कहीं ये करनी होगी। दूसरी बात, जो कम्युनिकेशन 6 साल का है तो उसको एनसाइक्लोपीडिया कार्ड और कम्युनिकेशन पार्ट बहुत अच्छे से दीजिए। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के रूप में खुद मतलब वो गूगल पे या फिर
यूट्यूब पे वीडियो दिखा के information नहीं, तो एक्चुअल लेके जाके इंफॉर्मेशन ले जाके उन्हें पढ़ाने के इसलिए भी नहीं बोल रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा बातों को उनको एक्सपोजर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बातों में वो जाए, वो देखे वो देखे वो देखे वो देखे, तो वो उससे ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन स्किल उनका बढ़ेगा। ओके। हाँ ओके गुरुजी। और बच्ची 10 साल के, उसके लिए कुछ? हाँ 10 साल के हैं तो और बढ़ता है, उसमें फिर प्रोजेक्ट्स आते हैं, स्टडी आता है, अलग अलग जैसे किसी नेता के बारे में, अगर कोई फेमस वर्ल्ड लीडर पर्सनैलिटी है, आप उनको अगर मिले तो आप क्या कर सकते हो, क्या बोल सकते हो, उनका अब पढ़ाई करना, उनका केस स्टडी, इसको केस स्टडी कहते हैं। वो अलग अलग बातों की, अलग अलग नॉलेज की केस स्टडी कर सकते हैं, जिससे ऑब्जर्व, जैसे मैं आपको कहूँ कि मैंने अगर आपको कहा कि मुझे चांद के बारे में जानकारी लिख के पूरा प्रोजेक्ट बना के लेके आओ, तो व्हाट विल यू डू? आप ऑब्जर्व ज्यादा करोगे ना, हाँ नेचुरली आपको वो नॉलेज लेना है, उसके बारे में जानकारी, प्रोजेक्ट लेके आना है। तो जितने ज्यादा प्रोजेक्ट, जितने ज्यादा जानकारी मैं बच्चों को लाने के लिए कहूंगा, उसके ऊपर काम करने के लिए कहूंगा, उतना ज्यादा उनका ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगा, राइट। और बहुत सारी ओके बातें हैं, गुरुजी। कहा आपको कि ये खत्म होने के बाद एक इसमें हम जरूर इन सारे इसके ऊपर एज वाइज किस तरह से काम कर सकते हैं, इसके ऊपर भी जरूर आएंगे। ओके। और उसके भी ज्यादा अगर आपको प्रैक्टिकल में देखना है, तो आप जरूर हमारे गुरुकुल विजिट में प्लान कीजिए। रैंचो गुरुकुल में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम, किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कौन से एज से कौन से एज तक क्या दे सकते हैं, ये हम किस तरह से कर रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिकली देखने को मिल जाएगा। ओके। आज के लिए हम रुकते हैं, ओके गुरुजी। प्रेयर करेंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आभारी हूँ। मिलेंगे अगले शनिवार को शाम को 6 बजे, 8 बजे, सॉरी। बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच। मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ।